A very good evening to all of you. Myself Puneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. तो जब भी हम यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर टू अप्लाई फॉर नेट ओनली एंड द सेकंड वन अप्लाई फॉर नेट एंड जेआरएफ बोथ। अब वहीं पे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन आ जाती हैं, क्या नेट और जेआरएफ के दोनों के एग्जाम्स अलग अलग हैं? और सेकंड कंफ्यूजन, कहीं ये तो नहीं कि अगर मैं नेट प्लस जेआरएफ कर दूं तो मैं नेट के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा, मींस नेट और नेट प्लस जेआरएफ की अलग अलग कट ऑफ्स आती हूं। तो वही सारी कंफ्यूजन्स मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। देखो, पहली चीज, दोनों नेट और नेट प्लस जेआरएफ दोनों का एक ही एग्जाम है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना होगा कि नेट और जेआरएफ में फर्क क्या है। बेसिकली नेट का मतलब हो गया कि नाउ अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज इन इंडिया। मतलब ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक ही एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हो तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठ सकते हो। मतलब नेट क्लियर होने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, बट नेट क्लियर के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज में बैठ सकते हो। ठीक। अब जेआरएफ क्या होता है? दैट इज बेसिकली जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक तरह की स्कॉलरशिप है, एक तरह की स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको रिसर्च करने के लिए। अब एग्जाम एक ही हो रहा है, एक ही एग्जाम है। जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको क्वालिफाई कर दिया जाता है नेट के लिए, और उन टॉप कैंडिडेट्स में से भी जो और टॉप के होंगे, मतलब एक परसेंटेज होता है, उसको क्वालिफाई कर दिया जाता है जेआरएफ के लिए। मतलब आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देगी अगर आप रिसर्च में, मतलब पीएचडी में इनरोल करते हो। तो मतलब अगर आप एग्जाम भर रहे हो, एक ही एग्जाम होगा। अगर आप टॉप कैंडिडेट्स में तो नेट क्वालिफाइड, और उसमें भी टॉप में आ रहे हो तो आप जेआरएफ हो। तो मतलब जिनके पास जेआरएफ है वो ऑटोमेटिकली नेट क्वालिफाइड तो हो ही गए। ठीक। अब इधर ध्यान से सुनना, नेट का बेनिफिट क्या है? नेट हमारा है कि हम एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज इन इंडिया। अब जेआरएफ कब काम आती है? जब हम पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं। पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं, अगर हमारे पास जेआरएफ होगी, मतलब हम और टॉप कैंडिडेट्स में होंगे, तो गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। और वो स्कॉलरशिप छोटी मोटी नहीं होती, वो अराउंड, मैं बोलूं तो 35 to 40,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 5 सालों तक। मतलब पहले 3 साल आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, फिर 2 साल सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। तो 5 साल तक आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बेसिकली रिसर्च करने के लिए। और रिसर्च कैसे करोगे? जब आप किसी भी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के लिए एनरोल करोगे। ठीक, समझ आ गया? तो नेट और जेआरएफ में फर्क क्या है? अब क्वेश्चन अराइज होता है, दो चीजें। पहला कि सर अभी हम कॉलेजेस में हैं, क्या मैं नेट और जेआरएफ के लिए भर सकता हूं? हाँ, आप एलिजिबल हो अगर आपने अपनी मास्टर्स में एनरोलमेंट ले ली है। तो जैसे ही अगर आप मास्टर में एनरोल कर लेते हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ नेट एंड जेआरएफ। बट इधर एक पॉइंट का ध्यान रखना है, जब भी आपका नेट का रिजल्ट आ रहा है उस डेट से आपको 2 इयर्स के अंडर अंडर, उस डेट से आपको 2 इयर्स के अंदर अंदर अपनी मास्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज, सर हमारा जो नेट है और जेआरएफ वो कब तक वैलिड होता है? देखो, जो नेट होता है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड है। मतलब एक बार मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया, एक बार मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम में किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट क्वालिफाइड, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। हाँ, अब ये नहीं है कि मैंने एक बार जेआरएफ क्रैक कर लिया तो लाइफ टाइम कभी भी मैं पीएचडी में एनरोल कर लूं और फिर स्कॉलरशिप मांग लूं गवर्नमेंट से। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 3 इयर्स की। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया है, मतलब जेआरएफ मिली है आपको, तो आप 3 साल तक किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करो, फिर हम आपको उस डेट से आपको वो देना शुरू कर देंगे, स्टाइपेंड, मतलब आपको स्कॉलरशिप देंगे। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या हम नेट के लिए भरें या फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई करें? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जेआरएफ होने के एडवांटेजेस क्या हैं।
देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है जेआरएफ से हमें मिलती है स्कॉलरशिप, एक तो हमने देख ही लिया। तो ये एक अच्छी अमाउंट होती है जब आप पीएचडी में एनरोल करते हो, आपके पास कोई और सोर्स नहीं होता अर्निंग का, आप ऑलरेडी 23, 24, 25 के होंगे, 25 के अराउंड होते हो, तो यहाँ पे एक अच्छी अमाउंट, अगर आप दूसरी स्टेट में भी जाके पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर लेते हो। ठीक। फिर सेकंड, अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर देते हो तो कहीं ना कहीं पीएचडी के टाइम जब आपके एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज आपके एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह नहीं लेती, मतलब आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और पीएचडी के इंटरव्यू में भी आपको प्रेफरेंस मिलती है जब भी आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, तो ये यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, बट बहुत सारी जगह आपको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है। फिर दूसरी तीसरी चीज क्या होती है, देखो अगर मैं बात करूं तो कई सारी पीएसयूज जो हैं वो जेआरएफ के बेस पे जॉब्स निकालती हैं, तो उन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक। तो पीएसयूज जो जेआरएफ के बेस पे जॉब्स निकालती हैं, उन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर जो आपका रिसर्च एसोसिएट की जॉब्स निकलती हैं, अब ये सारी चीजें बच्चों को पता नहीं होती, बच्चों को लगता है यूजीसी नेट जेआरएफ में सिर्फ एक कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब निकल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकल रही है, बट कई सारे कॉलेजेस रिसर्च एसोसिएट्स की भी जॉब निकालते हैं, और वहां पे अगर आपके पास जेआरएफ है तो वहां पे आपको रिसर्च मतलब जो रिसर्च एसोसिएट है उस जॉब्स पे भी आपको एडवांटेज मिलता है, आपको प्रेफरेंसेस मिलती हैं। ठीक। और फिर आता है हमारे पास फिफ्थ एपीआई स्कोर। अब अगर जब आप कई सारे कॉलेजेस क्या होते हैं अपने, जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब भी किसी भी चीज का वो होता है, इंटरव्यू होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का, तो उसमें क्या एक एपीआई स्कोर क्रिएट किया जाता है, और उस एपीआई में स्कोर में मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, कितने आपके रिसर्च पेपर्स है, नेट है, जेआरएफ है, तो वहां पे जेआरएफ की भी वेटेज होती है, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर आपके पास जेआरएफ होती है। तो इस ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे जेआरएफ लेने के। अब फिर क्वेश्चन सेम है कि सर हम नेट के लिए अप्लाई करें या फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई करें, तो ध्यान से सुनना। अब इधर जो डिसीजन होगा वो कैसे होगा, देखो जेआरएफ की नेट को अप्लाई करने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती, कोई भी एज लिमिट नहीं होती, बट जेआरएफ को अप्लाई करने की एज लिमिट होती है। ठीक है। तो अगर मैं जनरल केस की बात करूं तो 30 इयर्स हमारी मैक्सिमम एज होती है जेआरएफ को अप्लाई करने के लिए, और इसमें कई सारे उसमें रिलैक्सेशन है, जैसे गर्ल्स और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एसएसटी के लिए 35 इयर्स है, तो वो आप डिटेल में चेक कर लो क्या आपकी जेआरएफ के अप्लाई करने के लिए एज लिमिट है या नहीं। अगर आप विद इन एज लिमिट हो 25, 26, 28 के हो तो 100% जब भी हम अप्लाई करेंगे नेट और जेआरएफ दोनों एक साथ ही अप्लाई करेंगे, कभी भी एक नेट नहीं अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर मेरी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मैं जेआरएफ के लिए वैलिड नहीं हो सकता, तो मैं नेट के लिए अप्लाई करूँ। ठीक, ये बात समझ आ गई। तो जब भी हम एग्जाम भरेंगे तो हम नेट और जेआरएफ दोनों के लिए भरेंगे अगर विद इन एज लिमिट है, अगर एज लिमिट क्रॉस हो गई है तो नेट के लिए अप्लाई करेंगे। फिर बता दूं कि जो हमारा एग्जाम होगा वो एक ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम पेपर, सब कुछ सेम है। उस एग्जाम में सबसे टॉप कैंडिडेट जो होंगे उनको नेट मिला, उनमें से भी टॉप को जेआरएफ मिला, तो बेसिकली जो जेआरएफ ले रहा है उसको नेट तो ऑलरेडी मिल ही रहा है। समझ आ गया। तो ये डिफरेंस था हमारे नेट और जेआरएफ में, और आपको किस तरह अप्लाई करना चाहिए नेट या फिर जेआरएफ में। ठीक, मतलब किस चीज को चूज करना चाहिए। अब दिसंबर 2023 के लिए हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर लो ताकि हमारा नेट और जेआरएफ दोनों ही क्रैक हो जाए। ठीक है, मतलब हम टॉप के भी टॉप में आए। समझ आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।